नमस्कार दोस्तों, शिल्पश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। कक्षा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक अपनी स्वरचित कविता सुनाने जा रही हूँ जो हिंदी विषय पर ही लिखी गई है। साथ अपनों का सदा देती रही, साथ अपनों का सदा देती रही, अपनी गरिमा को बनाया आप ही। खुद कहानी बन गई अपनी कही, अपनी बिंदी को सजाया आप ही। है सफर लंबा मगर चलता रहा, आए राहों में बहुत से मोड़ भी, पर हमेशा मार्ग पर चलती रही, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कभी। आ गई है अब तो इसमें प्रौढ़ता, पर छुपा है एक बचपन भी कहीं, कर्म पथ पर अनवरत चलती रही, खुद को हिंदी ने बनाया आप ही। हम हिंदी को नमन करते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी राजभाषा है, हमारे रग रग में बसी है। ये कक्षा कुछ अलग कक्षा होगी। वैसे तो हिंदी विषय को पढ़ाने वाले बहुत सारे चैनल हैं जिनमें आप प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित तैयारी करते हैं, देखते हैं, लेकिन ये कक्षा आपको हिंदी के बहुत करीब ले जाएगी। ये उन सभी लोगों के लिए है जिसको हिंदी से प्रेम है। आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसमें ये आपको सहायता करेगी ही करेगी। इसके अलावा छोटे बच्चे से लेकर कोई वृद्ध जन है, कोई प्रौढ़ जन है, कोई यंग जनरेशन के लोग हैं जिनको हिंदी से प्रेम है, वो भी इस कक्षा में पूरा आनंद लेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग हिंदी को जिएंगे। हिंदी हमारी सांसों में है, ये हमें पता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा से हम प्रारंभ करेंगे। पहले शब्दों का विश्लेषण करते हैं। शब्द, संज्ञा शब्द सम उपसर्ग पूर्वक, सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से मिलकर बना है। ज्ञा धातु से मिलकर बना है। सम का अर्थ है सम्यक और ज्ञा का अर्थ है ज्ञान। यानी जिस शब्द से किसी का भी पूरा ज्ञान प्राप्त हो, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, वह संज्ञा कहलाता है। ठीक है। संज्ञा शब्द का मूल अर्थ है नाम। आप जानते ही हैं, इस संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसका नाम ना हो। तो संज्ञा मतलब नाम। वो किसी भी वस्तु का हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है। तो बचपन से क्लास 1 से हम लोग संज्ञा की परिभाषा पढ़ते आए हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा पे हमें बहुत फोकस नहीं करना है कि उसे रटना है, बस ये हमें जानना है कि संज्ञा क्या है। संज्ञा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, इनका जो नाम है वो संज्ञा है। ठीक है। अब प्रश्न मूल रूप से कहां से आते हैं, आप ध्यान दीजिए। संज्ञा के प्रकार पर, कि संज्ञा कितने प्रकार की है। इसमें काफी कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वैसे तो संज्ञा का जो प्रकार है वो सब जगह एक ही है, अलग अलग नहीं है, लेकिन उनका वर्गीकरण का तरीका अलग अलग। जैसे मान लीजिए किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, 50 विद्यार्थी हैं, तो कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, तो उनका वर्गीकरण हम जैसे करते हैं तो कई आधार पर कर सकते हैं। जैसे लड़का और लड़की के आधार पर हम कक्षा को बांट सकते हैं। फिर हम हाइट के आधार पर बांट सकते हैं कि लंबे बच्चे और छोटे बच्चे। फिर हम उनकी हेल्थ के आधार पर बांट सकते हैं कि मोटे बच्चे और पतले बच्चे, है ना। फिर हम उनकी पढ़ाई के आधार पर बांट सकते हैं कि थोड़े तेज बच्चे और थोड़े कमजोर बच्चे जिनको ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। इस तरह बच्चे वही हैं, लेकिन उनको जो बांटने का अलग अलग तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसी प्रकार संज्ञा की जो प्रकार है वो एक ही है, लेकिन उनको जो बांटने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। यदि पूछा जाए कि मूल रूप से संज्ञा के कितने प्रकार हैं,
प्रश्न पूछा जाए मूल रूप से संज्ञा के प्रकार, ये प्रश्न आए यदि, तो आप क्या उत्तर देंगे? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मूल रूप से संज्ञा के दो ही प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रकार है मूल रूप से संज्ञा के? पहला है यथार्थवादी और दूसरा है भाववाचक। यथार्थवादी क्यों कहा गया? क्योंकि ये दृश्य है, ये दृश्य है। दृश्य मतलब हमारी आंखों से ये संज्ञा दिखाई देती है, और भाववाचक संज्ञा अदृश्य है, इसको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन हम इसे अपनी आंखों से देख नहीं सकते। अब इस यथार्थवादी संज्ञा में आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाएगा और समूहवाचक संज्ञा भी आ जाएगा। तो भेद सारे हो गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। लेकिन मूल रूप से संज्ञा के प्रकार दो हैं, दृश्य अदृश्य, यथार्थवादी या और भाववाचक। ठीक है, अब दूसरा आधार है अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार। ये दो प्रकार की है। दूसरा आधार है अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार। ये कितने हैं? 5, जिसको अभी आपने 2 भागों में पढ़ा था, वही पांचों यहाँ पे अर्थ के आधार पर अलग अलग कर दिए गए। पहला हो गया व्यक्तिवाचक, दूसरा हो गया जातिवाचक, तीसरा हो गया भाववाचक, चौथा हो गया द्रव्यवाचक और पांचवा हो गया समूहवाचक। ठीक है, ये अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के। एक और वर्गीकरण किया गया है जिसको आप आधुनिक दृष्टिकोण कर सकते हैं, कह सकते हैं। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर जो आजकल किताबों में मिलता है, आप बच्चों की किताबों में देखेंगे संज्ञा के प्रकार, तो आपको यही 3 प्रकार मिलेंगे। 3 प्रकार के होते हैं आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के भेद। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर 3 प्रकार की संज्ञा है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और भाववाचक। अब आप कहेंगे कि ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक कहां चला गया? वो तो गायब है यहाँ पे। तो इसी जातिवाचक में ही समूहवाचक और द्रव्यवाचक दोनों मान लिया जाता है। यानी कुल मिला के संज्ञा 5 प्रकार की ही होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, और आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर यह 3 प्रकार की है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और मूल रूप से संज्ञा के 2 प्रकार हैं, दृश्य और अदृश्य। दृश्य वो है जो दिखाई दे रही है, यथार्थवादी, और अदृश्य वो है जो नहीं दिखाई दे रही है, यानी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम आते हैं, सबसे पहले थोड़ा थोड़ा डिस्कशन हर पे कर लेते हैं, फिर डिटेल में इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे व्यक्ति शब्द देखकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है।
व्यक्ति शब्द देखकर ऐसा लगता है कि किसी मनुष्य की बात हो रही है, किसी व्यक्ति की बात हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, लेकिन किसी विशेष वस्तु की भी बात हो रही है, किसी विशेष स्थान की भी बात हो रही है। ठीक है, व्यक्तिवाचक मतलब विशेष, कोई एक, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम इसके अंतर्गत तीनों आते हैं। व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम और स्थान के नाम। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहला तो ये यथार्थवादी है, तो ये दृश्य होगा, ये संज्ञा जिसकी भी होगी वो दिखाई देगी, विजुअल होगी, हमें आंखों से वो दिखाई देगी। दूसरी है, ये हमेशा एक वचन में होगी, बहुवचन में नहीं होगी, ये नियम है। हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में आपको प्राप्त होगी। और एक और है कि दुनिया में ये अकेली होगी। ठीक है, ये याद रखेंगे व्यक्तिवाचक। जैसे उदाहरण में आप ले सकते हैं गंगा, एक ही है। ठीक है, हरि, ठीक है, भारत, ठीक है, प्रयाग, मोहन, किसी एक व्यक्ति का नाम है। आप अगर इसको समूह में कहेंगे तो फिर कई सारे मोहन आएंगे, वो अलग बात है, कई लोगों का नाम होता है। लेकिन आप जिसकी भी पर्टिकुलर बात कर रहे हैं तो वहां पे उस समय वो किसी एक व्यक्ति की ही बात आप कर रहे हैं। ठीक है ना। रामायण पुस्तक का नाम है, महाभारत। इसी तरह जो चीज यूनिक है, एक वचन में है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे वो स्थान का नाम। ठीक है, कानपुर शहर, कोई भी देश का नाम, किसी भी देश का नाम। ठीक, समझ में आ गया? मुझे लग रहा है कि यहाँ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। दूसरा, हम जातिवाचक संज्ञा पे आते हैं। जातिवाचक का अर्थ होता है किसी विशेष जाति को बताना, यानी एक समूह को आप बता सकते हैं, किसी वर्ग को आप बता सकते हैं जिसमें बहुत सारे लोग, जैसे लड़का कोई एक तो होगा नहीं, हमने बोला लड़का तो बहुत सारे लड़के उसमें आ गए, है ना। मनुष्य बोला तो उसमें बहुत सारे मनुष्य आ गए। कुत्ता बोला, बहुत सारे कुत्ते आ गए। अध्यापक बोला, बहुत सारे अध्यापक आ गए, है ना। तो ये कहते हैं कि एक ही प्रकार की वस्तु एवं व्यक्तियों का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा एक ही प्रकार, बहुत लंबे परिभाषा में नहीं जाएंगे, बस उतना ही लिख रहे हैं जितना समझने में आपको सहायता मिले। एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्ति का बोध कराती है। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ये भी दृश्य है, यथार्थवादी है तो दृश्य है, प्लस ये कैसी है, ये बहुवचन में होती है, ये कभी एक वचन में आपको नहीं मिलेगी, ये बहुवचन में होगी। और इसके समान बहुत सारी वस्तुएं होंगी, इसके समान अनेक चीजें प्राप्त होंगी, चाहे अनेक व्यक्ति होंगे, चाहे अनेक वस्तुएं होंगी। ये इनकी विशेषताएं हैं। उदाहरण में आप ले सकते हैं लड़का, लड़की, अध्यापक, देश, प्रोफेसर, है ना। और भी आप ले सकते हैं नदी, वर्षा, ज्वालामुखी, आदि, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। समझ में आया? अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की क्या विशेषता है? ये किसी भाव को यानी गुण को बताती है, या दोष को बताती है, या आकार को बताती है ना। आकार का बोध कराती है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? विशेषता है कि अदृश्य है।
सबसे बड़ी विशेषता है कि ये दिखाई नहीं देती, अदृश्य होती है और इसको हम महसूस करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, ये अदृश्य होती है यानी आंखों से दिखाई नहीं देती, इसको हम महसूस करते हैं। किससे? अपनी इंद्रियों से, अपनी आंखों से, अपनी नाक से, अपने हृदय से, अपने कानों से, यानी इसको हम महसूस करते हैं। अब ये क्या है? ये बुढ़ापा है। ठीक है, उदाहरण बहुत सारे हैं जो आपके जहन में है, आप यूज करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये जातिवाचक है कि भाववाचक है। संज्ञा तो सभी, संसार में कोई भी ऐसा समान नहीं है जिसका नाम ना हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका नाम ना हो, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जिसका नाम ना हो। तो संज्ञा के बिना तो काम ही नहीं चल सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना? बचपन, गरीबी, शौर्य। शौर्य किसी व्यक्ति का नाम होगा तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना? ममत्व, मनुष्यत्व, ईमानदारी, बेईमानी, साहस, वीरता आदि। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि ये सारी चीजें जो हैं, ये जो फीलिंग्स हैं वो महसूस करने वाली चीजें हैं, वो आपको भाववाचक संज्ञा में आएगी। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं और पढ़ने को अभी बची हैं जो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। संज्ञा की क्लास अभी पूरी नहीं हुई है, आगे हम इसके और उदाहरण के साथ और द्रव्यवाचक और समूहवाचक को कैसे जातिवाचक में हम जोड़ते हैं उसको देखेंगे। आज की कक्षा बस इतनी ही, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद।